Hi everyone, this is Veronica and once again here we are with MCQ series on environment and science and tech। कुछ क्वेश्चंस आज भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग के तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हो। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ द सीरीज इज कि जब क्वेश्चन हो जाए मेरे पॉज बोलने पर आपको पॉज करना है, आंसर लगाना है एंड देन विल सी द सोल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज metastasis is the process by which cells divide rapidly under the influence of drugs. Cancer cells spread through the blood or lymphatic system to other sites or organs. C. The chromosomes in cells nuclei are attached to the spindle before moving to the anaphase poles. Cancer cells are successfully inhibited to divide any further. So pause and mark the correct answer. So in case आपने पॉज किया है और मार्क किया है तो आपको कैंसर के बारे में मालूम होना चाहिए कि कैंसर क्या है। कैंसर में जो सेल्स हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से, ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में फैल जाते हैं थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। धीरे धीरे एज एन वो की लास्ट स्टेज होती है। पहले तो लोकलाइज्ड कैंसर लोकल एरिया पे होगा, है ना, कि ग्रो करता रहेगा, ब्रेन में है या कहीं पे भी है, ठीक है। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको मोस्टली लास्ट स्टेज कहा जाता है कि जब वो ब्लड से हर जगह फैल जाएंगे, तो यहाँ पे उस स्टेज को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। कैंसर सेल स्प्रेड थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम टू अदर साइट्स एंड ऑर्गन्स। सो मेटास्टेसिस क्या है? इन शॉर्ट, स्प्रेड ऑफ कैंसर अपनी प्राइमरी साइट से, प्राइमरी साइट ब्रेन, लिवर, कुछ भी हो सकता है, बाकी प्लेस ऑफ बॉडी में वो चले जाएं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस। इसमें कैंसर सेल्स अपनी ओरिजिनल साइट से टूट के बाकी एरियाज में थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड वेसल्स चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपका प्राइमरी ट्यूमर फॉर्मेशन होगा कि प्राइमरी कैंसर हुआ। फिर ये लोकल इन्वेजन है कि धीरे धीरे सेल्स लोकल एरिया में ही फैल रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये माइक्रो मेटास्टेसिस फॉर्मेशन होगी कि आपके ब्लड वेसल्स में मिलने लग जाएंगे, ब्लड वेसल्स के थ्रू बाकी एरिया में चले जाएंगे, ठीक है। क्लिनिकली डिटेक्टेबल हो सकता है मेटास्टेसिस। तो ये सेल का डायग्राम है। तो जब हम स्टैटिक में बेसिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ते हैं तो आपको पूरा सेल पता होना चाहिए, उसके जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, सो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, वो भी पता होने चाहिए। नाउ सेल जैसे मैंने आपको दिखाया उसी पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो जैसे मैंने आपको बताया सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग भी हैं, बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें अलग भी हैं, उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट्स हैं। Plant cells have cellulose cell wall while animal cells do not. Plant cells do not have plasma membrane unlike animal cells which do. Mature plant cells have one large vacuole while an animal cell has many small vacuoles. तो आप मुझे बताइए कौन सा statement यहाँ पे correct है. So you need to pause and mark the answer. तो आई होप आपने मार्क किया होगा। नाउ सी डिफरेंसेस, काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे न्यूक्लियस है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं। नाउ प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, दिस इज ट्रू, और एनिमल सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। अदरवाइज प्लांट सेल क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, उसके बाहर सेल वॉल भी है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, 1 इज करेक्ट। तो मतलब ये वाला तो एलिमिनेट हो जाता है कि ये तो है ही नहीं, ये और ये हो सकता है। नाउ प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा सेल्स, ऐसा तो हमने कहीं नहीं बोला, क्योंकि अगर प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर से सेल वॉल है, तो 2 करेक्ट हो जाता है। तो देखिए 2 करेक्ट हो जाता है, तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। नाउ इन दोनों में से आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, 2 इनकरेक्ट हो जाता है, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डू नॉट हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मतलब 2 तो आंसर में नहीं है। सो ये वाला और ये वाला आपका चला जाता है, तो पीछे तो बच ही एक ही रहा है, 1 और 3। तो आई मीन आपको 2 स्टेटमेंट्स का भी अगर सही से पता है तो तीसरा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर ठीक हो रहा है। तो आंसर इज सी, प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल्स में, और वैक्यूल का जो ऑप्शन है थर्ड स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे, प्लांट सेल जो मैच्योर होते हैं, प्लांट सेल्स में बड़े साइज का वैक्यूल होता है जो उनको रिजिडिटी देता है, एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ओके, इस तरीके से आप दोनों को देख सकते हो। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, तो ये वैक्यूल है बड़ा सा प्लांट सेल में, और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। अलग अलग डायग्राम्स आप इसकी देख सकते हो। नाउ अनदर क्वेश्चन इज
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू ब्लड, लंग्स, टिश्यू। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना कि सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ है, फिर कहाँ जाएगी और कहाँ लास्ट में पहुंचेगी। तो आप पॉज करके आप मुझे बता सकते हैं। आई होप यू हैव पॉज्ड। नाउ सी, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है, 1 2 3 कि ब्लड है, फिर लंग्स में गया, फिर टिश्यूज में गया। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि लंग्स अल्टीमेटली टिश्यूज वहाँ पे भी हैं। फिर 3 1 2। तो अब देखो पहले क्या होता है, लंग्स में आपकी ऑक्सीजन पहुंची है ना, लंग्स से ब्लड में जाएगी और फिर बाकी ऑर्गन्स के टिश्यूज में जहाँ पे ऑक्सीजन को पहुंचना है वो पहुंचेगा। तो देखो 2 1 3, तो 2 1 3 है, सी इज आंसर कि लंग्स में रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है सबसे पहले, है ना, जब आप इनहेल कर रहे हो लंग्स में जाएगी, फिर ब्लड में जाती है, फिर वहां से बाकी के टिश्यूज में थ्रू डिफ्यूजन वहाँ वो टेकअप करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, सो रेस्पिरेशन के स्टेप्स, तो ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली दे रखा है यहाँ पे कि ब्रीथ कर रहे हैं आप, डिफ्यूजन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर सेल्स यूटिलाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन को, है ना। सो यू आर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से डायरेक्ट कहाँ जा रही है, यहाँ लंग्स में, राइट, लंग्स से फिर ब्लड में एंड देन बाकी जगह पे। तो इस तरीके से आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। ओके, सो आई होप यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। तो ये ब्रोंकियोल है, आगे आपके इस तरीके से एल्वियोलाई, पूरा स्ट्रक्चर ये हम स्टार्टिंग में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सो ये आपके एल्वियोलर सैक्स। नाउ क्वेश्चन, a man whose blood group is not known meets with a serious accident and needs blood transfusion immediately. तो एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, हमें नहीं पता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसको हमको ब्लड ग्रुप देना है जो भी रेडिली अवेलेबल हो। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे सेफ रहेगा उसको देने में, क्योंकि अगर आप कोई और ब्लड ग्रुप देंगे जो उससे नहीं मिलता तो वो एंटीजन की तरह रिएक्ट करेगा, फॉरेन बॉडी की तरह रिएक्ट करेगा, उसकी बॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी, तो इंसान की जान जा सकती है। सो कौन सा ब्लड ग्रुप लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि जो लीस्ट रिएक्टिव होगा उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। ठीक है, तो विच पॉज कीजिए और आंसर लगाइए। ओके, सो आंसर इज ए, दैट मीन्स ओ नेगेटिव। RH फैक्टर जो नेगेटिव लिखते हैं ना, दिस इज द RH फैक्टर। RBCs के ऊपर रीसस प्रोटीन होती है, तो जिनमें होती है उनको पॉजिटिव लिखते हैं, जिनमें नहीं होती उसको नेगेटिव लिखते हैं। तो ओ नेगेटिव जो है वो होगा क्योंकि उसमें एंटीजन्स नहीं है, ए और बी एंटीजन नहीं है ओ नेगेटिव में, और रीसस फैक्टर भी उसका नेगेटिव है, तो वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर है। अब ह्यूमन ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब वही ट्रांसफर कर रहा है। सो प्लाज्मा में आपके बाकी सारे ब्लड सेल्स, ब्लड में कौन कौन से सेल्स हैं, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स। WBCs अलग अलग तरह के हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब आपको मालूम होने चाहिए, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। तो रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। सो ये चार्ट अगर आप याद रखते हैं तो आप इसमें ब्लड ग्रुप्स का आंसर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रुप ए में इस तरीके से आप देखेंगे, एंटीबॉडीज उल्टी होंगी, एंटीजन सेम होगा। ग्रुप ए में एंटीजन ए ही होगा, ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा, AB में एंटीजन AB होगा, और ग्रुप O में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। दैट इज वाई ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर है और रीसस फैक्टर नेगेटिव, क्योंकि उसमें रीसस प्रोटीन भी नहीं होगी। इस तरह से RH फैक्टर जो है ना, ये रीसस फैक्टर उस पर नहीं होगा, टाइप ऑफ प्रोटीन जो RBCs के बाहर होती है। So next question, the pituitary gland by virtue of its tropic hormones controls the secretory activity of other endocrine glands. Which one of the following endocrine gland can function independent of pituitary gland? तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, वो बाकी सबकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, तो किसकी नहीं करता। आई होप आपने पॉज करके आंसर लगाया होगा। आंसर इज पैराथायरॉइड। बाकी सबको वो कंट्रोल करता है, पैराथायरॉइड को कंट्रोल नहीं करता। पैराथायरॉइड, ये जो पैराथॉर्मोन है ये सिक्रीट होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से, और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस आइंस को हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है, सो कैल्शियम लेवल से ही ये ग्लैंड जो है एक्टिवेट होगा या नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो सिक्रीशन को रोकेगा, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो आई होप ये सब आपको समझ में आएगा आंसर। एंड नाउ
अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी आप आसान कर सकते हैं। अभी वीरो यूपीएससी कोड यूज़ करेंगे आप, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कि 2000 प्रति माह आपको देना है, तो 40% डिस्काउंट आपको डायरेक्टली मेरे कोड पे मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मुझसे मेंटोरशिप मिले, तो आप मेरा कोड यूज़ करके ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा बेनिफिट्स दिखा रखे हैं कि आपको कितना बेनिफिट होगा अगर आप प्लस ऑप्शनल लेते हैं, GS CSAT टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, तो कितनी सेविंग्स आप कर सकते हैं। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी शुरू हो रहा है 2026 के लिए, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं खुद को। एंड इस संडे को मॉक टेस्ट होने वाला है, ज़रूर दीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, यूजिंग द सेम कोड वीरो यूपीएससी। 0% EMI है। अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं, सो दिस विल बी पॉकेट फ्रेंडली। थैंक यू सो मच।